क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी वाज प्रपोज। किसने किया था प्रपोज? फर्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, प्रपोज किया गया था? ठीक है, कौन सा क्वेश्चन, कौन सा आंसर होगा इसका? फर्स्ट का सी। सी फर्स्ट का सी किसका आंसर है? कोई और बताएं। बाकी लोग फर्स्ट। सभी लोग बताएं। तो फर्स्ट का ये आंसर होगा, मैक्सवेल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू, पॉइंट सोर्स इन होमोजीनियस मीडियम गिव्स राइज टू। एक सजातीय मीडियम में कोई होमोजीनियस मीडियम है, ठीक है, प्रकाश बिंदु स्रोत से कैसा वेव फ्रंट उत्पन्न होता है? तो मैंने कहा था इसमें दो तीन चीजें लिखवाई थी। एक तो आपके पास, अगर आपके पास क्या है, इसका आंसर कौन सा होगा दूसरे का? दूसरे का आंसर कि अगर आपके पास कोई पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स पॉइंट सोर्स है, तो वेव फ्रंट कैसा बनेगा? कैसा वेव फ्रंट बनेगा? और दूसरा कहा था कि अगर सिलिंड्रिकल है, सिलिंड्रिकल सोर्स है, तो वेव फ्रंट कैसा बनेगा? और अगर आपके पास सोर्स एट इंफिनिटी पर है, वो कैसा भी सोर्स हो, लीनियर सोर्स हो, सिलिंड्रिकल हो, पॉइंट सोर्स हो, अगर वो सोर्स एट इंफिनिटी पर है, तो आपके पास जो क्या बन जाएगा, वेव फ्रंट बनेगा, वो बनेगा प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है, प्लेन वेव फ्रंट बनेगा। वो कोई सा भी हो, लीनियर हो, इसको ही अगर सिलिंड्रिकल की बात करता हूँ तो मैं क्या है, लीनियर सोर्स भी बोल देते हैं इसको। तो अगर आपके पास सिलिंड्रिकल है, सिलिंड्रिकल सोर्स है, तो वेव फ्रंट कैसा होगा? आपके पास सिलिंड्रिकल ही होगा। वेव फ्रंट भी कैसा होगा? सिलिंड्रिकल ही होगा। ठीक है, और अगर पॉइंट सोर्स है तो कैसा होगा? पॉइंट सोर्स है तो स्पेरिकल होगा। ठीक है, स्पेरिकल, स्पेरिकल वेव फ्रंट। ठीक है, अगर किसी को समझ नहीं आया कैसे होगा, मान लीजिए देखिए यहाँ पर, अगर ये पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स से लाइन, नंबर ऑफ लाइंस कैसे निकल रही है? ऐसे कुछ निकल रही होगी। ये लाइंस किससे कवर हो सकती है? एक अगर हम स्पेयर लगा दें तो क्या हो जाएगा, ये सारी लाइनें क्या हो जाएगी, इससे पास हो जाएगी। मान लीजिए कोई क्या है, ऐसे पैरेलल लाइंस है, ठीक है, तो ये पैरेलल लाइंस देखिए, ये कैसे किस में कवर हो सकती है? जब हम क्या करते हैं, कैसा एक प्लेन अगर हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस, ठीक है, तो ये प्लेन वेव फ्रंट हो जाएगा। ठीक है, प्लेन वेव फ्रंट क्या होता है? जिसके सारे पॉइंट एक ही लोकस में आ जाए, एक ही प्लेन में आ जाए। तो इसके सारे पॉइंट एक ही प्लेन में आ रहे हैं, तो इसका आंसर है आपके पास, जब भी आपके पास पॉइंट सोर्स होगा तो स्पेरिकल वेव फ्रंट होगा। लेकिन अगर कोई भी सोर्स हो, पॉइंट सोर्स हो, सिलिंड्रिकल हो, लीनियर हो, अगर वो इंफिनिटी पर है तो प्लेन वेव फ्रंट बनेगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? स्पेरिकल वेव फ्रंट। नंबर थर्ड है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कंस्ट्रक्टिव यानी स्वपोषी व्यतिकरण के लिए पथ का अंतर क्या होना चाहिए, पथांतर क्या होना चाहिए? तो पथांतर होना चाहिए आपके पास कितना, एन कितना, तो पाथ डिफरेंस होना चाहिए आपके पास, पाथ डिफरेंस वो कितना होना चाहिए, एन लैम्डा होना चाहिए। तो लैम्डा एन की वैल्यू कितनी, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका भी? सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए?
तो डिस्ट्रक्टिव के लिए जो पाथ डिफरेंस होना चाहिए, डिस्ट्रक्टिव के लिए पाथ डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है, वो होना चाहिए आपके पास n प्लस हाफ, कितना, यानी आप ऐसे लिखते हैं 2n प्लस वन लेमडा वाई। इसको अगर टू अंदर लेके जाए तो कितना, n प्लस हाफ लेमडा वाई, लेमडा, ठीक है। n की वैल्यू क्या शुरू होगी यहाँ से, 0 प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू, सो तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन। जिनका ए आ रहा है वो ध्यान रखे, अगर आपके पास इन जनरल पूछा गया है जहां पर एम और एन नहीं दिए हैं, वैसे कभी भी ये दो ऑप्शन एक साथ नहीं आएंगे, आएंगे तो आपको जीरो से शुरू करना है, ठीक है। चलिए, जहां मैंने ये लिखवाया होगा वहां आपके पास एन की वैल्यू प्लस माइनस वन से शुरू की होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज स्पेशल टाइप। जो लाइट का डिफ्रेक्शन डिफ्रैक्शन होता है, यानी जो प्रकाश का विवर्तन होता है, वो एक प्रकार का क्या है, वो एक प्रकार का, एक प्रकार का क्या है, इंटरफेरेंस। क्या है, एक प्रकार का इंटरफेरेंस, तो जिनका सी ऑप्शन था वो करेक्ट है, ठीक है। अब क्या है कि इन माइकलसन इंटरफेरोमीटर सेमी सिल्वर प्लेट इज यूज, जो एक एक्स्ट्रा प्लेट यूज करते हैं माइकलसन मोहल्ले में देखा होगा आपने। हमारे पास क्या था, एक प्लेट ये थी, जैसे ही आपके पास लाइट यहाँ से आती है सोर्स से, तो क्या होती है, एक लाइट यहाँ पे चले जाती है, एक मिरर यहाँ लगाया होता है हमने, एक मिरर M1 यहाँ लगाया होता है, ये क्या है, एक मिरर यहाँ पे होता है M2, ठीक है। अब यहाँ से लाइट वापस आती है तो क्या है, यहाँ पर आपके पास इंटरफेरेंस मिलता है, यहाँ पर इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है, ठीक है। तो क्या होता है, जितने टाइम में ये जाके देखो टकराई गई और वापस आ रही है, अगर ये दो टाइम हो रही तो ये सिर्फ एक ही टाइम पर आ रही है, ये क्या है, जितने टाइम में ये आ रही है तब तक ये दो बार आ जा रही है, जिस वजह से यहाँ इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं बनता, क्या है, इंटरफेरेंस पैटर्न यहाँ नहीं बनता, पाथ डिफरेंस में क्या आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है, इस वजह से एक और यहाँ पर एक प्लेट और इंट्रोड्यूस करते हैं। अब क्या हो जाएगा, जो पाथ डिफरेंस है वो कंपनसेट हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है, जितने टाइम में ये पहुंच रही उतनी टाइम में ये पहुंची, तो क्या हो जाता है आपके पास, यहाँ पर इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है। तो किसके लिए यूज किया जाता है, फेज डिफरेंस को कंपनसेट करने के लिए, किसके लिए, इसको प्राप्त करने के लिए कला संबंध एक मतलब एक, ताकि वो क्या करें, जो फेज डिफरेंस है वो दोनों का सेम आए, जिस वजह से क्या करे, वो इंटरफेरेंस पैटर्न बनाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके पास दे रखा कि जो थिन फिल्म है, थिन फिल्म जैसे कि आपके पास साबुन की क्या है, जैसे कि साबुन की झिल्ली, जैसे साबुन का बबल बनता है, उसमें भी बहुत सारे कलर दिखते हैं लाइट। तो ये कहते हैं कि थिन फिल्म में जो इंटरफेरेंस की कंडीशन होती है उल्टी होती है, क्यों उल्टी क्यों होती है, देखो, जो एन आपके पास टू एन टी इक्वल टू एन लैम्डा होता है, एम लैम्डा होता है, ये होता है डिस्ट्रक्टिव के लिए, ठीक है, किसके लिए होता है, विषम पोषी के लिए, डिस्ट्रक्टिव। एम होता है, और जैसे जैसे एम की वैल्यू कितनी, वन टू थ्री और थ्री, ऐसे कर, और ये क्या होता है, ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, जो भी आपने मीडियम लिया है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी अपवर्तनांक कौन सा है, जैसे कि अब देखो यहाँ पर ये साबुन की झिल्ली है, ये साबुन है, सो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, वन पॉइंट, मान लीजिए कितना होता है साबुन का, 1.33, और ये एयर है, यहाँ पर इसका वन है, यहाँ पर इसका भी वन है, तो यहाँ से लाइट आती है, एक ऊपर इसके ट्रांसमिट, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, एक ट्रांसमिट हो जाएगी, यहाँ से क्या है ये ऊपर जाएगी, यहाँ से इंटरफेरेंस पैटर्न इन जगह पैटर्न बन जाएगा, यहाँ पर इंटरफेरेंस पैटर्न यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है।
तो इसमें उल्टी कंडीशंस होती है। ये देखो एन तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जो भी आपने थिन फिल्म लिया, जिसका भी पतली झिल्ली से ली है, ठीक है। तो ये होती किसके लिए कंडीशन होती है? ये होती है डिस्ट्रक्टिव के लिए। और कंस्ट्रक्टिव के लिए कितनी होती है? 2 n टी इज ए थिकनेस, टी इसकी थिकनेस है, ठीक है। टी इज ए थिकनेस ऑफ थिन फिल्म। ये कितनी होती है? ये होती है m प्लस हाफ लैम्डा। ये किसकी कंडीशन होती है? कंस्ट्रक्टिव। कह रहे हैं कि क्यों होता है ऐसा? ये जो उल्टी कंडीशन होती है तो क्यों होती है? क्योंकि इसका फेज बदल जाता है। फेज क्या हो जाता है? रिवर्स हो जाता है, विपरीत कला हो जाती है, ठीक है। जिसकी वजह से इसके क्या हो जाते हैं, जो जो पहले हमने इंटरफेरेंस में जो हम कंस्ट्रक्टिव पढ़ते हैं, यानी समपोषी पढ़ते हैं, वो यहाँ विषमपोषी हो जाता है, डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। जो हम वहां पर डिस्ट्रक्टिव पढ़ते थे, वो यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो क्या होता है फेज में ये जो इसकी विपरीत कला में होता है, इस वजह से क्या हो जाता है, जहां जहां ब्राइट बनना था वहां डार्क बन जाता है, जहां डार्क बनना था वहां ब्राइट बन जाता है। क्लियर है सबको? तो ये भी ध्यान से रख सकते हैं, आपके एग्जाम में ये भी आ सकता है कि कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन बताओ किसके लिए, समपोषी और विषमपोषी की कंडीशन बताओ किसके लिए, थिन फिल्म के लिए। तो थिन फिल्म में क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है। रीजन क्या? कि उनका फेस रिवर्स हो जाता है, ठीक है। जो क्वेश्चन समझ नहीं आया तो आप लोग मैसेज कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ द लाइट। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति को दर्शाता है? कौन दर्शाता है? पोलराइजेशन। जी जी जी, सेव रहती है वहां जहां आप जहां जिस बैच में अभी हो ना, उसी बैच में सेव रहती है, ठीक है। तो ये इसका आंसर, करेक्ट आंसर क्या है? इसका जिसका भी पोलराइजेशन था वो करेक्ट आंसर होगा। पोलराइजेशन से क्या आपको पता चलता है कि क्या है आपके पास, जो ट्रांसवर्स नेचर होता है लाइट का, ठीक है। डिस्पर्जन ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू द प्रिज्म ड्यू टू। जो प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है प्रिज्म से गुजारते हैं श्वेत प्रकाश का, तो वो किसके कारण होता है, ठीक है। तो वो होता है, जो आपने देखा होगा कि जैसे ही आप व्हाइट लाइट इंसिडेंट कराते हो, जैसे व्हाइट लाइट इंसिडेंट कराते हो इस पर प्रिज्म पे, ये क्या आपके पास प्रिज्म, ये व्हाइट लाइट, ठीक है, व्हाइट लाइट। तो जैसे ही प्रिज्म पे गुजरती है तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे स्प्लिट हो जाता है, ठीक है। ये विवजोर है, ये रेड है, येलो बीच में कहीं रहा होगा, ठीक है। तो क्यों होता है ऐसा? आप बोलते हो इसकी वेवलेंथ कैसी होती है? वेवलेंथ कैसी होती है इसकी? सबसे कम होती है, स्मॉल होती है। और लार्ज किसकी होती है? रेड वाले की लार्ज वेवलेंथ। तो किसके वजह से हो रहा है ये? जो लार्ज वेवलेंथ, सबसे ज्यादा वेवलेंथ जिसकी, वो सबसे ज्यादा क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या हो रहा है? डेविएट हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, किसके वजह से ऐसा होता है? ऐसा होता है आपके पास डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ द लाइट, ठीक है। येलो कम डिफ्लेक्ट होता है, वॉयलेट बहुत ही कम हो रहा है। अपीयर्स ऑफ द सोप बबल, अभी पढ़ा सोप का, ऊपर एग्जांपल दिया था मैंने कि सोप बबल में जो कलर दिखाई देता है वो इंटरफेरेंस की वजह से दिखाई देता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फिनोमिना कैन नॉट एक्सप्लेन द वेव थ्योरी। तो कौन सा था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट, बाकी ये सब एक्सप्लेन करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या बताता है? लाइट के लाइट के पार्टिकल नेचर को बताता है। किसको बताता है? पार्टिकल नेचर को बताता है। पार्टिकल नेचर को बताता है, ठीक है। पार्टिकल के नेचर को बताता है। बाकी डिफ्रैक्शन हो, डिस्पर्जन हो, इंटरफेरेंस हो, ये वेव नेचर को बताता है। क्वेश्चन नंबर 42 की जो विजिबल रेंज होती है, ठीक है, जिसको क्वेश्चन नहीं आएगा, ये सबसे आसान क्वेश्चन था। मैंने एक इमोजी भी यहाँ प्रेजेंट किया था उनके लिए, ठीक है। तो क्या है आपके पास? ये बी ऑप्शन जिनका करेक्ट है, 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के लिए।
कह रहे हैं एक क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है आपके पास कि अगर आपने क्या किया, अगर न्यूटन रिंग में कह रहे हैं कि येलो लाइट यूज करते हैं हम न्यूटन रिंग में, मैंने बताया भी होगा जब मैंने न्यूटन रिंग पढ़ा होगा, सोडियम लैंप यूज करते हैं। उस क्या है, न्यूटन रिंग में हम सोडियम लैंप यूज करते हैं, न्यूटन रिंग बनाने के लिए हम सोडियम लैंप की पीली रोशनी का प्रयोग करते हैं। तो न्यूटन रिंग की जो केंद्रीय होता है वो हमेशा कैसा होता है, सेंट्रल कैसे बनता है हमेशा, ठीक है। तो ठीक है, एलवेज डार्क होता है, ठीक है, कैसा होता है, एलवेज डार्क होता है। इमोजी का इमोजी इसलिए लगाया जा रहा है कि अगर ये क्वेश्चन भी नहीं आया तो क्या है, आपको बहुत तैयारी करने की जरूरत है, ठीक है। और अगर अच्छा क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो चल जाएगा, ठीक है, आप रिवीजन करोगे तो बहुत आसान क्वेश्चन नहीं आएंगे तो, ठीक है, इसलिए इमोजी लगाए जाते हैं। जैसे ये वाला इमोजी है, अगर आपसे नहीं हो रहा है इसका मतलब सबसे आसान क्वेश्चन था, नोट्स में सबसे आसान मैंने करवाया भी, ठीक है। चलिए, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में फ्रिंज स्पेसिंग जो होती है वो कितनी होती है, तो ये तो सबको आ जाता होगा। बीटा इक्वल टू कितना होता है, हम पढ़ते हैं डी, कितना, लैम्डा डी, लैम्डा डी बाय डी, यही तो पढ़ते हैं हम, ठीक है। लैम्डा, इन्होंने नोटेशन चेंज किया तो ये आपको बता देंगे, ठीक है। जो जब भी आपका ये सोर्स होता है, यंग डबल स्लिट में एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, ये स्लिट होती है S1, S2 और S1, यहाँ से लाइट आती है। अब यहाँ से क्या है, यहाँ कहीं पर इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है आपके पास, ठीक है। जब भी तो ये इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, डी, ये दोनों स्लिट के बीच का सेपरेशन डी, स्मॉल डी, ठीक है। और सोर्स, ये जो स्क्रीन है, ये स्क्रीन है और ये स्लिट है, इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, मतलब सोर्स की तरह काम करती है, ठीक है। इनके बीच का डिस्टेंस कितना होता है, इनके बीच का डिस्टेंस होता है कैपिटल डी। और लैम्डा क्या है, जो भी आप लाइट यूज कर रहे हो, और ये बीटा क्या है आपके पास, ये फ्रिंज ब्रीथ है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा उस हिसाब से, ठीक है, उस हिसाब से ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर, जिनका ए आ रहा है वो एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसा यूजफुल डिवाइस बताओ जो कि क्या कर रहा है आपके पास, लाइट के स्पेक्ट्रम को एनालाइज करता है। यानी आपके पास अ वेरी यूजफुल डिवाइस एनालाइज द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, प्रकाश रो के स्पेक्ट्रम का विश्लेषण करने के लिए एक बहुत ही उपयोगी उपकरण कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोमीटर। क्या है, कौन सा है, ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोमीटर, ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिनोमिना ऑफ इंटरफेरेंस, द फिनोमिना ऑफ इंटरफेरेंस, द फिनोमिना ऑफ इंटरफेरेंस बाय वाज फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेट, किसने सबसे पहले प्रदर्शित किया था व्यतिकरण का जो फिनोमिना, यानी व्यतिक प्रकाश के व्यतिकरण की जो घटना है वो पहली बार किसने एक्सप्लेन की थी, तो किसने की थी, थॉमस यंग ने एक्सप्लेन की थी, किसने एक्सप्लेन की थी, थॉमस यंग जो है उन्होंने एक्सप्लेन की। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5, कहते हैं कि अगर इंटरफेरोमीटर में हम एक ब्राइट को, यानी एक ब्राइट को दूसरे ब्राइट से क्या कर देते हैं, एक ब्राइट को रिप्लेस कर देते हैं, कह रहे हैं कि जो मूवेबल डिस्टेंस थ्रू इक्वल टू, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो, अगर देखिए, अगर तो ऐसा होता है इंटरफेयर में, देखो अगर ये ब्राइट है और ये डार्क है और ये ब्राइट है, कह रहे हैं ये फर्स्ट ब्राइट को रिप्लेस कर दिया सेकंड ब्राइट से, सेकंड वाला ब्राइट, तो जो आपके पास डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल होगा वो कितने का होगा,
इन दोनों के बीच होता है लैम्डा बाई टू, इन दोनों के बीच लैम्डा बाई टू, तो कितना हो गया टोटल लैम्डा। आंसर तो इसका लैम्डा है, ठीक है। पर अगर ऐसा बोला जाता कि अगर आपके पास क्या है कि एक ब्राइट को दूसरे डार्क से रिप्लेस कर दिया गया, तो फेज डिफरेंस कितना कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है, लैम्डा बाई टू। पर यहाँ क्या पूछा है, एक ब्राइट जो है दूसरे ब्राइट को रिप्लेस कर रहा है, तो इन दोनों के बीच कितने का फेज डिफरेंस, लैम्डा बाई टू। और इन दोनों के बीच का कितने का, लैम्डा बाई टू। तो कितना हो गया टोटल, इसके और इसके बीच पूछा गया तो कितना हो गया, लैम्डा हो गया, ठीक है। अगर ऐसा पूछा होता क्वेश्चन में कि एक ब्राइट को दूसरे एक जो फर्स्ट ब्राइट है वो दूसरे वाले फर्स्ट डार्क को रिप्लेस करता, तो लैम्डा कितना होता है, ये आंसर होता है। पर यहाँ पर क्या बोला, एक ब्राइट नेक्स्ट ब्राइट को रिप्लेस कर रहा है, इसके केस में कितने का आ जाएगा, लैम्डा का। और अगर ऐसा होता कि एक ब्राइट रिप्लेस कर रहा है दूसरे वाले डार्क को, तो कितना होता, लैम्डा बाई टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश जो है जब थिन फिल्म पर पड़ता है, जैसे कि साबुन की बबल, तो क्या होता है उसका, साबुन की बबल में क्यों होता है, तो वो किसके वजह से वो अपीयर होता है डिफरेंट कलर, तो वो इंटरफेरेंस की घटना की वजह से अपीयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरे कैन बी स्टडी, डिफ्रैक्शन ऑफ जो है एक्सरे को किससे स्टडी किया जाता है, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग से स्टडी किया जाता है, थॉम्स यंग डबल एक्सपेरिमेंट से किया जाता है, या थिन फिल्म से किया जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, मैंने कहा होगा कि आपके पास क्या लेटिस पॉइंट होता है किसी भी क्रिस्टल के, ठीक है। अब इन पे क्या होती है, एक्सरे गिरती है और यहाँ से एक्सरे क्या है, यहाँ इसका डिफ्रेक्शन पैटर्न बनता है, ये एक्सरे इंसिडेंट हो रही है, ये क्या है, ये है डिफरेंट लेटिस पॉइंट, और ये जो है ये क्या है, लेटिस प्लेन, क्या है ये, लेटिस प्लेन है, ठीक है, लेटिस प्लेन। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होती है डी होती है, तभी तो हम पढ़ते हैं 2 डी साइन थीटा इक्वल टू कितना, एन लैम्डा। ये तो ब्रेक्स कंडीशन है। एंड 2 डी कहाँ से है, ये जो पाथ डिफरेंस आ जाता है वो आ जाता है 2 डी साइन थीटा, टू कितना, 2 डी साइन थीटा। तो एक पाथ डिफरेंस डी साइन थीटा, ये डी साइन थीटा, ये तो कितना हो जाता है, 2 डी साइन थीटा हो जाता है, ठीक है, 2 डी साइन थीटा हो जाता है। तो आपके पास क्या है, कह रहे हैं कि किससे, रॉक सॉल्ट, जो भी NaCl क्रिस्टल है, तो क्रिस्टल में ही होता है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि कोई भी क्रिस्टल होगा, कोई भी एटम होगा, उसमें क्या है, उसका रॉक फॉर्म यानी सॉलिडिक फॉर्म में ही एक्सरे किया जाता है, ठीक है। हालांकि लिक्विड में भी एक्सरे होता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। पाउडर एक्सरे होता है, लिक्विड में एक्सरे होता है, थिन फिल्म में एक्सरे होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अगर मैं आपको बोलूँ कि जो है इस क्वेश्चन, वैसे तो आंसर इसका रॉक सॉल्ट दिया है, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ इसमें गलत क्या क्या है, ठीक है। इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना जो करंट इंफॉर्मेशन के हिसाब से, ये गलत है और ये गलत है, लेकिन ये दोनों सही हो सकते हैं, ठीक है। थिन फिल्म में भी आजकल थिन फिल्म का भी एक्सआरडी किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है, और रॉक सॉल्ट का भी एक्सआरडी किया जाता है, ठीक है। रॉक सॉल्ट जो है सॉलिड, मतलब आपने पाउडर फॉर्म में लिया, उसका भी एक्सआरडी हो सकता है, और जो है थिन फिल्म का भी एक्सआरडी हो सकता है, ठीक है। तो लिक्विड का भी एक्सआरडी हो सकता है। तो गलत दो ऑप्शन है, दो सही ऑप्शन है, ठीक है। तो किसी का बी हो, किसी का डी हो, दोनों करेक्ट है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। द फिनोमिना ऑफ इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन पोलराइजेशन कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ, यानी व्यतिकरण विवर्तन और ध्रुवीकरण की जो घटना है वो किसके आधार पर समझाया जा सकता है, वो वेव थ्योरी, क्वांटम थ्योरी में मत चले जाना, क्वांटम थ्योरी पार्टिकल नेचर को बताती है, पार्टिकल नेचर एंड ड्वेल नेचर को बताती है। तो वेव थ्योरी ऑफ लाइट, जो प्रकाश का तरंग सिद्धांत है, वो कौन एक्सप्लेन करते हैं, व्यतिकरण विवर्तन और पोलराइजेशन एक्सप्लेन करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 बताइए क्या कह रहा है 51। 51 कह रहा है कि आपके पास दो मीडियम दो मीडियम है, एक मीडियम में वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम वन इतनी है, जब वो एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाती है, ठीक है। जब एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाती है, तो
आपके पास क्या है, दूसरे मीडियम में वेवलेंथ इतना है, तो क्रिटिकल एंगल बताओ फिर जो आपके पास। तो हमने एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला करवाया था क्रिटिकल एंगल का। क्रिटिकल एंगल के लिए क्या कहा था हमने कि म्यू इक्वल टू कितना होता है, 1 बाई साइन सी, ये क्रिटिकल एंगल होता है। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या दे रखा है, किधर से किधर जा रही है, 1 से 2 में जा रही है, तो 2 में जा रही है 1 के रिस्पेक्ट में, तो कितना जाएगा, 1/sin c। अब देखो यहाँ पर म्यू इक्वल टू कितना होता है, म्यू इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू कितना होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू कितना होता है, लेमडा, वेवलेंथ और लेमडा में क्या रिलेशन है, हाँ? जल्दी बताइए मुझे। 1/λ सी बाई लेमडा, हाँ। ठीक है, एक सी इज अ कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे इसको कैसे लिखते हैं, μ2/μ1 इक्वल टू 1/sin c। अब देखो यहाँ पर इसके जगह कितना आ जाएगा, 1/c, सी से सी कैंसिल, यानी ऐसा लिख दूं मैं, λ1/λ2 इक्वल टू 1/sin c। अब जो है कितना हो जाएगा आपके पास, ये है 4000, ये है 6000, दोनों कैंसिल, 1/sin c, तो ऊपर आ जाएंगे, तो साइन सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/2, नहीं 2/3। ठीक है, 3/2, तो साइन इक्वल टू कितना, सी इक्वल टू क्रिटिकल एंगल कितना हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल हो जाएगा सी इक्वल टू साइन इनवर्स साइन इनवर्स 3/2। किसका गड़बड़ आ रहा है, यही तो होता है कि क्या है, म्यू इक्वल टू, देखिए कितना हो जाएगा, 1/sin c, इसका मतलब है μ2/μ1। अब मुझे बताओ वेवलेंथ एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या रिलेशन होता है, तो म्यू इक्वल टू कितना, सी बाई लैम्डा ही होता है, यही होता है, सही लिख रहा हूं मैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड लैम्डा, सही लिख रहा हूं मैं, गलत लिख रहे हैं, सही लिख रहे हैं, सही तो लिख रहे हैं। तो ये इसकी जगह कितना रहेगा, λ1/λ2। फर्स्ट मीडियम का वेवलेंथ कितना है, 400 है, 4000, और इसका 6000, 3/2, सी इक्वल टू साइन, मेरा तो इतना ही आ रहा है, बाकी लोगों का बताइए। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 3/2, एंड इसलिए ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट लेंथ ऑफ अ डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग, किसके बोला, डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग।
तो जो थोड़ी सी कहानी बता देता हूँ मैं डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के बारे में। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग क्या होता है कि आपके पास क्या है, एक ऐसा कांच की स्लैब होगी जिसमें बहुत सारी लाइंस होगी। ठीक है, तो जो ये इसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में क्या होती है, ये जो एक एक लाइंस दिख रही है ना, इनको बोलते हैं स्लिट। ऐसी कितनी होगी डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, एन स्लिट होगी, एन नंबर ऑफ स्लिट, एन स्लिट होगी डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के पास। ठीक है, अब जो है इसके, जो जब हम इसका डिफ्रैक्शन का फॉर्मूला लगाते हैं डिफ्रैक्शन का, तो क्या लगाते हैं, क्या पढ़ा आपने डिफ्रैक्शन का, जैसे आपने पढ़ा कि 2d टू साइन थीटा इक्वल टू क्या है, एन लैम्डा। लेकिन यहाँ तो स्पेसिंग, वहां पर स्पेसिंग दिखती थी कि ये दो प्लेन है, एक ये है एक ये है, तो इनके बीच का डी होता था। ये तो बहुत पास में होती है लाइंस, इंच में होती है लाइंस पर यूनिट, पर इन इंच। तो डी इस पूरे डी की जगह क्या लिखेंगे हम, ए प्लस बी साइन थीटा एन लैम्डा। इसको बोलते हैं ग्रेटिंग एलिमेंट, ग्रेटिंग एलिमेंट, या इसको बोलते हैं ग्रेटिंग कांस्टेंट और ग्रेटिंग कांस्टेंट। ग्रेटिंग कांस्टेंट, ठीक है। ग्रेटिंग कांस्टेंट निकलता कैसे, आप बोलते ग्रेटिंग कांस्टेंट इक्वल टू कितना होता है, लाइंस पर यूनिट इंच हो पर यूनिट लेंथ, इसको बोलते हैं लाइन पर यूनिट लेंथ। तो ये क्या बन गया आपके पास, इसके इक्वल हो गया ये ग्रेटिंग एलिमेंट, ये ग्रेटिंग कांस्टेंट। तो यही तो पूछा है कि आपसे क्वेश्चन में, कि जो डिफ्रैक्शन लाइंस, नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट लेंथ होगी डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ग्रेटिंग एलिमेंट। क्या बोलते हैं, ग्रेटिंग एलिमेंट या ग्रेटिंग कांस्टेंट। व्हेन लाइट एंटर वन मीडियम टू सेकंड मीडियम, कौन सी एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रवेश करती है तो क्या चेंज नहीं होती, फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, ए ऑप्शन। दूसरा, गति बदलती है, स्पीड इज चेंज, बोथ आर चेंज, दोनों बदल जाते हैं, नन ऑफ दीज। बताइए, तो इसका सही ऑप्शन है बोथ आर चेंज। इसका ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी चेंज, सॉरी स्पीड चेंज, फ्रीक्वेंसी कभी भी नहीं बदलती। ठीक है, तो जिनका बी आ रहा है वो करेक्ट है, जिनका सी आ रहा है गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग नहीं है, अभी प्रिज्म वाला मत है, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग वाला क्वेश्चन। कह रहे हैं कि डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में लार्जर डेविएशन किसका होता है, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में सबसे, ग्रेटिंग जो स्पेक्ट्रम में सबसे बड़ा विचलन कोण किसका होता है, तो वॉयलेट कलर का सबसे बड़ा विचलन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकलसन इंटरफेरोमीटर किस काम आता है, तो वो क्या है, वेलोसिटी ऑफ साउंड को निकालने के काम आता है, यानी स्पीड ऑफ साउंड, सॉरी स्पीड ऑफ लाइट नॉट साउंड, स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम, भिन्न भिन्न मीडियम में जो लाइट की स्पीड है उसको कैलकुलेट करने के काम आता है, या आप ऐसा भी बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेशन का करने का काम आता है। ठीक है, चलिए बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हो गया खत्म, और कोई किसी का कुछ क्वेश्चन, क्वेश्चन खत्म हो गया। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है इसमें,
पेपर क्वेश्चन पेपर 5 और टेस्ट पेपर 5 एंड 6 के आंसर की कल अपलोड कर देंगे आपको। टेस्ट 5, चलिए टेस्ट 5 कल डिस्कस कर लेते हैं। 54 का ग्रेटिंग में तो ये होता है, ग्रेटिंग स्पेक्ट्रम सबसे ज्यादा डेविएशन वॉयलेट का ही होता है। बीच में दिखेगा आपको सेंटर में रेड सा, जब आपने डिफ्रैक्शन पैटर्न देखा। फिर इधर उधर देखेंगे आपके पास क्या है, ऐसा पैटर्न दिखता है ना इसमें, स्पेक्ट्रम दिखता है इसमें भी। मोस्टली 3 दिखते हैं जो छोटे छोटे लैब। टेस्ट 5 स्टार्ट करना है, शाम को करा दें फिर टेस्ट 5। ठीक है। अच्छा किसका क्वेश्चन था, इसको मैं पूरा कर लूँ मैंने। 54 पूछा था। ठीक है, तो ऐसा स्पेक्ट्रम जो आप लैब में देखते हैं ना, जितने भी हम इंस्ट्रूमेंट देखते हैं तो उनमें होता है। तो ये येलो दिखता है बीच वाला, इसके बगल में एक क्या दिखता है, एक रेड दिखता है, और एक क्या दिखता है, एक वॉयलेट ब्लू टाइप का दिखता है आपके पास। ठीक है, ऐसे दिखता है पैटर्न ऐसे। सबसे ज्यादा डेविएशन किस में होता है, जब आप उसको देखते हो ना, मैंने कई बार वो शायद वीडियो लेक्चर में दिखाया भी है कैसे दिखता है आपके पास। ठीक है, कॉलीमीटर पे जब लाइट पड़ती है, यहाँ से लाइट आती है, कॉलीमीटर इसको कलेक्ट करता है, और यहाँ पर आप टेलीस्कोप की हेल्प से देखते हो। ठीक है, और स्पेक्ट्रोमीटर जो है, स्पेक्ट्रोमीटर बोलते हैं जो, क्या होता है, लाइट को देखो, ये आपके पास सोडियम लैंप होता है ऐसा, यहाँ से लाइट आती है, जिसके ऊपर एक खड़ा होता है, देखिए इसको स्पेक्ट्रोमीटर बोलता है। ठीक है, यहाँ पर एक ग्रेडिंग एलिमेंट लगा होता है, यहाँ से लाइट आ रही होती है, ऐसे बना होता है। ठीक है, और एक यहाँ से बना होता है, इसकी इसको आप आंख से देखते हैं आप। ये ग्रेटिंग एलिमेंट, यहाँ इस पे ग्रेटिंग एलिमेंट लगा होता है, ग्रेटिंग लगी होती है। ठीक है, और इस पे मीटर स्केल होते हैं इधर और इधर। ठीक है, इसको स्पेक्ट्रोमीटर बोलते हैं पूरे से। ये कॉलीमीटर होता है, ये टेलीस्कोप होता है जिसकी हेल्प से आप पैटर्न को एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो टेस्ट 5 की तो आपके पास पीडीएफ है, टेस्ट 5 की तो पीडीएफ होगी। अच्छा, क्रैश कोर्स का ये है कि क्रैश कोर्स में आपके पास आपका थर्मोडायनेमिक्स हो गई है, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई है, कंप्लीट हो गई है। और जिन लोगों ने, पुराने लोगों ने नहीं लिया, तो आप लोग देख लीजिए, काफी सारे नए टॉपिक ऐड हुए हैं जो मतलब एडेड थे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स हो चुकी है, आपके पास नेक्स्ट चलेगी ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स कैसे चलेगी, मैंने ऑलरेडी आपको 3 दिन पढ़ने को दिए थे, कल ऑप्टिक्स की क्लास चलेगी आपके पास। ऑप्टिक्स एज अ रिवीजन कोर्स चलेगा। ठीक है, तो ले सकते हो, तो आपके पास ना कौन है, सुमित सिंह, आप ले लीजिए, फिजिक्स का कोर्स ले लीजिए, उसमें रिकॉर्डेड पुरानी लेक्चर भी मिलेंगे आपको, और एक क्रैश कोर्स में जितना होगा। ठीक है, क्रैश कोर्स में पहले ही बोल रहा हूँ, क्रैश कोर्स का मतलब ही क्रैश कोर्स होता है, पॉइंट टू पॉइंट कोर्स नहीं होता है। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे वो उसमें इंक्लूड होंगे। ठीक है, ठीक है। कोई अगर ऐसे ये सोच रहा है कि क्रैश कोर्स लिया है मैंने, क्रैश कोर्स में मतलब जो है एक एक पॉइंट करवाऊंगा मैं वहाँ, तो एक एक पॉइंट नहीं, जो पुराने स्टूडेंट को जो टॉपिक नहीं हुए आपके पास, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स में मैंने देखी कि 2-3 क्वेश्चन नहीं, 2-3 टॉपिक नहीं हो रखे थे, वो मैंने उसमें इंक्लूड कराया है। ठीक है, तो वो सारी चीजें, बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके कवर करेंगे। ठीक है सारे। चलिए, नेक्स्ट अगर शाम को इवनिंग में करना है, पर आज तो मैच है, तो इवनिंग में नहीं करेंगे। ठीक है, कल करेंगे, कल इवनिंग में कर लेंगे। ठीक है, फिजिक्स 12 से कितना है आपके पास सिलेबस है, देख लीजिए, उसको एनालाइज करो। 12 अब नहीं है ऐसा, जैसे आप पहले 40 और 60 का, अब बराबर है, किसी से भी कितना भी आ सकता है।
कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। जब आयोग ने क्लासिफिकेशन नहीं दे रखा है तो मैं क्लासिफिकेशन कैसे क्लासिफाई करूँ? 12 से इतना आएगा, 11 से इतना आएगा। पहले तो फिक्स था ना, 8 क्वेश्चन इधर से आते थे और कुछ ऐसे क्वेश्चन थे, 12 और 8 का होता था कुछ ऐसा। अब नहीं दे रखे, कुछ भी आ सकता है किसी से भी। सिलेबस रिवाइज करिए, टेस्ट लगाइए, नोट्स पढ़िए, उतना सफिशिएंट है। ठीक है, बाकी और कोई और समस्या? अच्छा, मैं बार बार बोल चुका हूँ जो टेस्ट किस किस के होंगे आप लोग, मैंने शायद लास्ट में ही बताया था, अभी भी बता रहा हूँ टेस्ट क्या क्या होंगे। ये पिछली बार भी बताया हूँ मैं, अभी भी बता दे रहा हूँ। ईएमटी का टेस्ट चल रहा है। ईएमटी के 2 टेस्ट होने, एक ऑलरेडी हो चुका है, एक दूसरा होगा। फिर आपके पास नेक्स्ट मैकेनिक्स है। ठीक है, मैकेनिक्स के भी 2 टेस्ट होंगे, 1 2। ठीक है, तो ये हो गया 8, ये हो गया 9, ये हो गया 10। फिर बचता आपके पास सॉलिड। ठीक है, सॉलिड का आपके पास एक टेस्ट होगा। फिर बचता एटॉमिक, एटॉमिक का आपके पास एक टेस्ट होगा। ठीक है, ये हो गया 11, ये हो गया 12, और ये हो गया आपके पास मॉलिक्यूलर एंड लेजर। इनके इनका होगा एक टेस्ट। ये हो गए 13। अब कौन सा सब्जेक्ट बचा जिसका टेस्ट नहीं हुआ? न्यूक्लियर एंड पार्टिकल। ये हो गए 14। ठीक है, आज ही नोट कर लीजिए। सॉलिड, आप कौन सा टॉपिक बचा? क्रैश कोर्स में एक तो आप ये क्रैश कोर्स से लिखना तो पड़ेगा। कौन पूरा